तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए दिया था सबसे पहले अपने लॉज में, हम वही पढ़ रहे हैं जो कि मेंडल के लॉ, इसके बाद हार्डी बीनवर के बाद वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को उसने एक समराइज किया तो उसने देखा कि ये एक लॉ बन रहा है, तो उसको कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बेसिकली मेंडल ने क्या दिमाग लगाया, मेंडल को ये कहानी पता है, मेंडल ये सालों से करता आ रहा है, तब उसको पेपर पब्लिश करना। तो उसने पेपर क्या, वो बस सोच रहा है अपना बैठा बैठा यार ये हो क्या रहा है। बेसिकली पहले एक नोशन होता था बेसिकली कंबाइंड इनहेरिटेंस, या फिर क्या मतलब ऐसी एक बीच की चीज़ कि जैसे टॉल और ड्वार्फ का आएगा बीच का चीज़, हाइट बीच की आएगी अगर आप ऐसे टॉल ड्वार्फ है तो बच्चे को बीच का, पर ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो टॉल बच्चा आ रहा है। अभी के लिए मोनो हाइब्रिड भूल जाओ, यहाँ पे तो टॉल बच्चा आ रहा है। तो मेंडल ने बहुत ही दिमाग लगाया। तो मेंडल ने कहा हम ये कैरेक्टर को देख रहे हैं, हमने ये कैरेक्टर किस किस के द्वारा आ रहा है। बेसिकली कैरेक्टर इन्फ्लुएंस्ड है जो हमने पोलन ग्रेन डाला था उसके द्वारा, और वो जो एग था उसके द्वारा। यही तो है, हमने जो पोलन ग्रेन डाला था और जो एग था, बेसिकली उस उन्हीं में है ये कैरेक्टर, कहीं ना कहीं उन्हीं में छुपा हुआ है। तो बेसिकली एक जो कुछ है पोलन ग्रेन में कोई फैक्टर होगा जो इसको इन्फ्लुएंस करता है, मान लो इसको फैक्टर 1 बोला, और जो बेसिकली पोलन अपने एग में होगा एक और फैक्टर जो इस कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस होगा, फैक्टर जो इस कैरेक्टर को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जब ये दोनों फैक्टर बेसिकली किसके हैं, ये दोनों फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हाइट हाइट के कैरेक्टर को। फिर इसने देखा इसकी इन्फ्लुएंस कुछ होगी इस पे और इसकी इन्फ्लुएंस बेसिकली कुछ भी हो, वो फैक्टर यहाँ, एक फैक्टर यहाँ से आया एक फैक्टर यहाँ से आया। F1 को उसने बोला मान लो ये टॉलनेस दे रहा है, क्योंकि टॉल था तो पोलन ग्रांस टॉलनेस ही ग्रांट करेगा, एक इनहेरिट करवाएगा, उसको जाना चाहेगा। तो टॉलनेस, तो देखो इतना मेंटल को पता होगा कि दिमाग से ही कॉमन सेंस है, टॉलनेस तो टॉल प्लांट से ही आई होगी। अगर टॉल बच्चा है तो पापा की कहीं ना कुछ तो फैक्टर जो पिता के पोलन ग्रेन में होगा जिससे टॉलनेस है, माता का टॉलनेस में कोई जो है हाथ नहीं है। तो इस फैक्टर को बोला उसने कैपिटल टी, जो टॉलनेस माता की तरफ से जो फैक्टर है उसको बोला उसने स्मॉल टी। अब जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे हैं साथ में, फिर उसको एकदम चमक गया सब कुछ। फिर इसकी सेल्फिंग करवाई तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे भी हो सकते हैं, दो के साथ हो रही है तो बेसिकली कैपिटल टी आ सकते हैं। यहाँ पे आई एम रियली सॉरी, कैपिटल टी हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये सारा चमक गया उसको। तो बेसिकली अब मेंडल एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि पेरेंट्स जो है अपने फैक्टर देते हैं, डिस्क्रीट फैक्टर होते हैं। तो उस लॉ ऑफ डोमिनेंस को 3 स्टेटमेंट से बेसिकली आज की तारीख में हम समराइज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वो पहली स्टेटमेंट होती है कि एवरी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के लिए, जरूरी नहीं है ये ट्रू हो, पर मेंडल ने उस समय दी थी, फॉर एवरी कैरेक्टर देयर आर ए पेयर ऑफ डिस्क्रीट फैक्टर्स। फिर दूसरा उसने कहा कि फैक्टर जो होते हैं, ये जो फैक्टर है हमेशा पेयर में होते हैं। एक जो है बॉडी है बेसिकली प्लांट की बॉडी, उसके अंदर पेयर में होंगे ये फैक्टर। अगर ये फैक्टर जो है 2 जीन के द्वारा होते हैं, मेंडल को नहीं पता ऐसा बात है, मेंडल हमको पता है, आगे जाके इसके एक्सेप्शन भी आते हैं, कोई बात नहीं, अभी रुको, पॉलीजेन इनहेरिटेंस क्या करना आगे देखेंगे। तो बेसिकली एक जो फैक्टर होता है जो कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है एक पेरेंट में, तो फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ओके, तो एक टॉलनेस का जैसे जो फैक्टर था हमारा, एक टॉल प्लांट है, कोई भी टॉल प्लांट है तो या तो प्योर लाइन हो सकता है कैपिटल टी, या तो फिर अपना हेटेरोजाइगस वो हो सकता है। तो यहाँ से ये यार ये सारी इसको समराइज कर दिया था मेंडल ने काफ़ी मज़े से। अब जो मेन लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो इसका मेन सिग्निफिकेंस है वो ये है, अगर जो है फैक्टर्स जब साथ में आते हैं, ये दोनों फैक्टर गैमीट से एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, फिर जो साथ में आते हैं, जैसे अगर ये फैक्टर डिसिमिलर आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, डिस्क्रीट फैक्टर होते हैं वो डिसिमिलर आ जाए ऐसे, अब इन दोनों में से जौन सा कैरेक्टर बेसिकली अपने आप को ज़्यादा वो दिखा पाएगा, क्या बोलते हैं उसको, अपना ज़्यादा क्या, अपना पूरा वो दिखा पाएगा, वर्चस्व दिखा पाएगा, या जो एक्सप्रेस हो पाएगा इन दोनों में से, उसको हम कहेंगे डोमिनेंट फैक्टर ओवर द अदर। और जो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, जो कि सिंपल वोकेबुलरी का वर्ड है, रिसेसिव फैक्टर, कि ये रिसेसिव है इसकी प्रेजेंस में, और जो है ये डोमिनेंट है इसके ऊपर, बस दैट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अगर जो ये दोनों स्मॉल टी हो गए, स्मॉल टी ऐसे, तो बेसिकली सिंपल सी बात है क्या होगा, तो ये रिसेसिव, अब यहाँ पे कोई डोमिनेंट है ही नहीं इनके ऊपर, तो ये अब ये जो 2 रिसेसिव ट्रेट हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे इजीली। ओके, तो अगर जो बेसिकली अदर फैक्टर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ये वाली यहाँ रिसेसिव है, ये वाली डोमिनेंट है, और ये सिंपल एक ड्वार्फनेस की ट्रेट होगी।
और ये तो डबल डोमिनेंट आ गई, तो ये टॉलनेस की। ऑसम। दिस वाज मोर और लेस द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बेसिकली मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा सबसे पहले तो हर एक कैरेक्टर को दो कोई भी फैक्टर होंगे वो कंट्रोल करेंगे। तो उसके बाद एक पेरेंट, अगर उसके कोई असली जीवित इंसान है जो उस फैक्टर को शो कर पाए, जो बेसिकली एक कैरेक्टर के ट्रेट को शो कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो जो है बेसिकली किसी भी, अगर कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए एक बॉडी में, तो उसके दो फैक्टर जो है हमारे अंदर होने चाहिए। हम 2n होते हैं, हमारे पास बेसिकली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये कहने की बात थी मेंडल की। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे डोमिनेट रिसेसिव मास्क कर देता है उसकी प्रेजेंस में, तो वो डोमिनेट रिसेसिव आ जाता है। तो ये है एनसीईआरटी की लाइन है, डिस्क्रीट पेयर फैक्टर, फैक्टर ओनली पेयर और डिसिमिलर फैक्टर में वन मेंबर इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑफ यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट कॉम्बिनेशन। ये थ्री बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये भी सवाल अच्छा आ सकता है, जो कि हमने साथ में देखा भी है यार। लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ही, तो इसकी समरी ही तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। और अल्टीमेटली अब एक बार थोड़ी एडवांस बात करें तो मेंडल ने फैक्टर हमको अब क्रोमोजोमल थ्योरी पता है बेसिकली, जो सटन और बोएरी ने दी थी शायद। तो उसके हिसाब से फैक्टर क्या हैं, तो बेसिकली जो क्रोमोजोम है बेसिकली वो तो हैं हमारे जीन कैरियर बेसिकली। उसके ऊपर ये जो एलील होते हैं, जैसे ये मदर वाला क्रोमेटिड है या क्रोमोजोम है, ये फादर वाला है, मान लो दोनों होमोलोगस हैं, बस शेप साइज गलत बन गई हमसे खुद से हाथों से। तो मान लो ये ऐसे कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये टॉलनेस का है, तो ये पी में चौथा क्रोमोजोम है, मतलब चौथा पेयर क्रोमोजोम है। तो बेसिकली मेंडल के फैक्टर हैं ये, जिनको आज के टाइम में हम एलील बोलते हैं। एलील बेसिकली एक जीन का सीक्वेंस होता है, एक जीन का कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, मतलब इस वाले को बोलेंगे एलील। ये दोनों जीन ही है एक तरह से, समझ रहे, ये टॉलनेस की जीन है और ये ड्वार्फनेस की जीन है, समझ रहे, ऐसे जीन को एलील बोलते हैं, जीन का दूसरा नाम एलील। तो ये एलील ही फैक्टर होते हैं हमारे, मेंडल ने जो दिए थे, मेंडलियन फैक्टर आर एलील्स। तो ये है मेन बात। कहना चाहूँ मैं, जीन के वेरिएशन, जैसे जीन क्या है, जीन मतलब टॉलनेस की जीन, जीन जैसे ये ए है, इसके अंदर ये इसकी दो वेरिएशन, समझ रहे हो, जीन जीन जैसे ये जीन की बात करें, जीन क्या है, जीन एक कैरेक्टर को प्रमोट करने का डीएनए का सीक्वेंस है, बस जीन डीएनए का सीक्वेंस है। अब इसकी वेरिएशन हो सकती है, जैसे टॉलनेस की बात करें तो एक कैपिटल टी जीन हो सकती है, एक स्मॉल टी। अब ये जो वेरिएशन है इस जीन की ऑफ जीन, इसको हम कहेंगे बेसिकली एलील। तो ये होते हैं एलील, बस उसी जीन के एक अलग अलग है, तो ये भी जीन, पर समझ रहे हो जीन एक ब्रॉड टर्म है। जो जैसे ये जो डीएनए सीक्वेंस है जो इस क्रोमोजोम पे, चौथे क्रोमोजोम पे यहाँ पाया जाएगा, इस लोकेशन पे दोनों पे, ये जीन जो है इन्फ्लुएंस करेगी हाइट को। अब इस जीन के दो एलील हो सकते हैं, यानी कि दो वेरिएशन हो सकती है, कैपिटल टी या स्मॉल टी। ऑसम। तो अब आता है एक स्टोरी टाइम। इस स्टोरी टाइम के थ्रू हम समझेंगे बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, अब मैं एक हाइपोथेटिकल कहानी बनाऊंगा अपने आप, ताकि सारी चीज़ें बहुत सेंस बनाए, इसका रियल ज़िंदगी से ज़्यादा लेना देना नहीं है जो कहानी बताऊंगा। तो सुनो, ये साइंटिस्ट था कोरेंस। तो कोरेंस भाई, मतलब क्या, कोरेंस ने तो ठान ली कि मैं तो मेंडल को गलत करूंगा। मेरे को नहीं लगता कि मेंडल कोई भगवान नहीं है, चलो ठीक है, दुनिया मेंडल को प्रेज कर रही है इस टाइम, वाह क्या आदमी था, क्या आदमी, क्या आदमी है, मान लो कि मेंडल ने इतने अच्छे लो दिए, सब कुछ कर दिया, पर कोरेंस नहीं। कोरेंस, मैं इसका एक्सेप्शन ढूंढ के लाऊंगा और मेंडल को गलत करके ही दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं होता कि एक डोमिनेंट एक रिसेप्शन। तो कोरेंस ने खोज की, खोज करते करते कोरेंस को एक फ्लावर मिला जिसका नाम था मिराबिलिस जलापा, जिसको साइंटिफिक नाम मिराबिलिस जलापा है, पर्ल ऑफ पेरू, या फिर जो है अपना 4 o'clock प्लांट भी फेमसली बोलते हैं। तो उसने कहा इस फ्लावर में, इस प्लांट के बेसिकली जो फ्लावर होते हैं वो 3 कलर के मिल रहे हैं, रेड, पिंक और वाइट। सो व्हाट इज दिस। तो उसने क्या किया, उसने रेड प्योर लाइन ली, ठीक है, वो समझ गया धीरे धीरे, पर उसने मेंडल को प्रूव करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट रन किया। तो उसने एक रेड प्योर प्लांट लिया, मान लो कैपिटल आर, और एक जो है प्योर वाइट प्लांट लिया, प्योर लाइन ऑफ वाइट, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवाया। अब जब उसने F2 जनरेशन देखी, तो F2 जनरेशन में ये जीनोटाइप है, तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो मतलब क्या, रेड डोमिनेंट होना चाहिए वाइट पे। तो पर ऐसा तो है ही नहीं। असलियत ये है कि जो प्लांट है वो पिंक आ रहा है, मतलब बिल्कुल बीच का आ रहा है। आज से पहले एरिस्टोटल के टाइम की बात है, तो कहते थे कि भाई जो है
जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के बिल्कुल बीच में होते हैं, मिक्स, उन दोनों के कैरेक्टर के मिक्स होते हैं। कितनी सही बात लगती है ना, बाप का टेम्परामेंट ज़्यादा गुस्से वाला, माँ का शांत है, बच्चा होता है बीच का, उसका टेम्परामेंट ना तो ज़्यादा एग्रेसिव होता है ना ही ज़्यादा काम होता है। तो ये बस एक हाइपोथेसिस थी, ऐसा कुछ नहीं था कि ये सच हो। तो कोरेंस ने कहा कि आपने एरिस्टोटल को गलत किया था ना, अब लो, एरिस्टोटल सही था, अब बताओ इसका इसका क्या वो है, इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कैसे करोगे मेंडल भैया। तो इस तरह की इनहेरिटेंस जो हमारे एरिस्टोटल के टाइम पे आती थी, ब्लेंडिंग की, बच्चे माँ बाप के मिक्स होते हैं, तो इसको ब्लेंडिंग या मिक्सिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये बच्चे होते हैं माँ बाप के कैरेक्टर्स के मिक्स, बीच में इंटरमीडिएट, ब्लेंडिंग या मिक्सिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, ये चीज़ थी। अब इसके बाद अब आई बारी मेंडल की। तो ये तो अपना खुश हो रहा है, बहुत दुनिया को बता रहा है देखो मेंडल गलत है। मेंडल आता है, मेंडल देखता है, ओके बेटा चलो तो फिर तुम F2 का भी क्रॉस करा लो, RR का, इसका सेल्फिंग करवा लो। तो सेल्फिंग करवा के वही आएगा जो मेंडल ने कहा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, दो आएंगे ये, कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर स्मॉल आर, ये तो सबको पता है। अब मेंडल ने कहा देख भाई, F2 जनरेशन में रेड आ रहा है, दो पिंक आ रहे हैं और एक वाइट भी आ रहा है। ठीक है, अगर ये एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होती, तूने कहा है कि जो लाल को और सफ़ेद को मिलाने से भाई लाल प्लस में सफ़ेद इक्वल टू पिंक, यही बोल रहे हो ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो पिंक को पिंक से मिला रहा हूँ मैं, पिंक प्लस पिंक तो बिल्कुल ही जो है पिंक आना चाहिए वापस से, पर यहाँ तो रेड वापस आ रहा है, वाइट वापस। पिंक से पिंक कभी सेपरेट हो सकता है? अगर चटनी बना दी हमने, अब चटनी में से क्या आप मिर्च अलग निकाल सकते हो क्या? चटनी में से आप अचार, नींबू, जो भी पड़ता है, टमाटर अलग निकाल सकते हो आप चटनी से? क्या आप आम भी अलग कर सकते हो चटनी से? मतलब समझ जाओ यार, प्याज अलग कर सकते हो आप सब्जी से, अब एक प्याज कर सकते हैं, मसाले अलग कर सकते हो एक बार वो मिला दिए किसी चीज़ में, नहीं कर सकते यार ऐसे। तो यहाँ कैसे कह रहे हो ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है? और अगर ये है कि पिंक आ रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर? बताओ हाउ। चलो ठीक है, आपने कहा कि पिंक ज्यादा रेड से मिलता है तो रेड डोमिनेंट होगा, ठीक है मान लिया। पर कंप्लीटली आप कह रहे हो कि कंप्लीटली डोमिनेंट है, पर फिर भी नहीं, कैसे कंप्लीटली डोमिनेंट ही नहीं है भाई वो? तो ये इस तरह की इनहेरिटेंस जहाँ पे बेसिकली पूरा मास्किंग नहीं हो रही इस आर की, स्मॉल आर के ऊपर, इस तरीके की इनहेरिटेंस को बोलते हैं हम इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस। तो इसका लॉजिक ये है कि बेसिकली व्हाइट वाला जो है व्हाइट प्रोड्यूस करता है, रेड वाला रेड प्रोड्यूस करता है। जब ये साथ में होते हैं ठीक है, मिल जाता है, समझ रहे हो? साथ में थोड़ा थोड़ा अपना दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब रेड कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रहा व्हाइट को, तो व्हाइट का भी कैरेक्टर है थोड़ा रेड का भी, तो देखने में हमारी आंखों को पिंक दिखता है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस ये मेंडल ने मान लिया, ठीक है ये उस लॉ का डिविएशन है, पर साइंस नहीं बदली है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो ये एक्सेप्शन है, मान लिया कि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं होता। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक, अगर दो जीन है तो एक डोमिनेंट होगी एक रिसेसिव, मान लिया। कुछ जीन में जैसे कि मिराबेलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिलती है। मेंडल ने ये बात अपनी किताब में लिखी और पब्लिश भी करवा दी। तो मैंने लगा कोरेंस भैया थैंक यू, ये कहानी झूठी थी मेरे खुद किसी पर, समझाने के लिए अच्छी थी। तो कोरेंस वॉज ए ग्रेट मैन, थैंक्स कोरेंस, थैंक यू मेंडल। तो ये जो है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल एग्जैक्टली नहीं है तो ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ तक आने में ये है, पर एग्जैक्टली नहीं है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है, टू बी स्पेसिफिक। दिखने में लगता ही है पर है नहीं। और इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को या ऐसी इनहेरिटेंस, ये जो है इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को एक चीज़ और मोज़ेक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो कोई पूछे मोज़ेक इनहेरिटेंस क्या है, नाम याद रखना, सवालों में कभी कभी दिया होता है मोज़ेक इनहेरिटेंस हो रही है ये, तो क्या ये मेंडल के लॉस को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है? अगर मोज़ेक इनहेरिटेंस देखने को मिले तो नहीं। ऑसम। तो यार सर ने एक बहुत ही बकवास बात कही है जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। वो कह रहा है कि F2 जनरेशन में ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो हो रही है? तो कह रहा है यस, क्योंकि ये रेशो जो है बेसिकली इसमें 1:2:1 आ रही है। पर टू बी स्पेसिफिक यार, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशो है, 1:2:1। पर जो फिनोटिपिक रेशो है वो भी 1:2:1 है। ठीक है, फिनोटाइप अलग है, तो मेंडल के में 3:1 आता है। तो यस, यस एंड नो इसका आंसर है, सही बताऊं तो बोथ ए एंड बी। पर चलिए, बड़े बूढ़े कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद को डोमिनेंस की। को डोमिनेंस मतलब जिसमें साथ में, मतलब दो दो जीन दोनों डोमिनेंट है, मतलब दोनों एक्सप्रेस कर पा रही हैं, अगर साथ में है तब भी, अगर अलग है तो एक तो कर ही पा रही है। मतलब देखो ऐसे, जैसे कैपिटल आर है तो रेड है। रुको एक मिनट, जैसे क्या बताऊँ, जैसे मान लो ब्राउन
और जो है रेड। बेसिकली एक रेड गाय है, एक ब्राउन गाय है, ठीक है। तो जो बेसिकली जब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन आएगी। F1 जनरेशन जो आती है उसमें दोनों होते हैं, ब्राउन भी, ब्राउन रेड पैचेस, मतलब समझ रहे हो, दोनों दोनों रंग है, ब्राउन भी है और रेड भी है पैचेस। आसम। अब जब इसकी सेल्फिंग होगी तो आएंगे चार अपना वही ब्राउन पैच्ड और रेड। समझ रहे, पैच ऐसे एक इतना रेड हो, दोनों रंग दिखेंगे साथ में डोमिनेंट। तो ये होता है इसके एग्जाम्पल बेसिकली कोडोमिनेंस के। यहाँ अपना ए बी ब्लड ग्रुप जैसे अपना आई बी जीन साथ में होती है बेसिकली। तो हो सकता था कि बी रिसेसिव हो जाती, बी की शुगर ना आती है आरबीसी पर आती है, एक साथ आती है, दो तरह की शुगर होती है आरबीसी पे, दो तरह के एंटीजन होते हैं बेसिकली। तो आई बी ऐसे ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप साथ में कोडोमिनेंट होते हैं। और सिकल सेल अनीमिया भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ओके, ऑसम। आगे पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सिंपल था मतलब है यार, ये ऑब्वियस, अगर आपको क्रोमोसोमल थ्योरी आती है तो बेसिकली क्रोमोसोम नंबर सेम होने चाहिए, तो क्रोमोसोम को सेपरेट होना ही पड़ेगा गैमीट्स में। सिंपल सी बात है, ताकि आगे नेक्स्ट जनरेशन में एक नॉर्मल ह्यूमन आए, एक ह्यूमन ही आए, कोई मॉन्स्टर ना आ जाए। तो यस, इट इज व्हाट हैपेंस। पर मेंडल को नहीं पता था क्रोमोसोमल थ्योरी, पर फिर भी वो एक बहुत अच्छे कंक्लूजन अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहुंच गया था कि अगर 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 जो बेसिकली पेरेंट्स को जो अपने ट्रेड्स वो करने हैं, बच्चे में डालने हैं, तो जो उनके गैमीट्स हैं उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट होना पड़ेगा। गैमीट्स के अंदर जो एलील्स हैं, फैक्टर्स को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एक पेरेंट जो होता है बेसिकली, वो दो फैक्टर, एक कैरेक्टर के लिए उसके पास दो फैक्टर होते हैं, पर उसके गैमीट के अंदर उन दो में से कोई एक ही हो सकता है। डजेंट मैटर वो कौन सा। अगर प्योर लाइन है तो ऑब्वियस है कि वही होगा जो जिसके लिए वो होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस है तो उसके लिए कोई भी, जो बेसिकली दोनों में से कोई सा भी, ये पहला या दूसरा है, उतनी प्रोबेबिलिटी है जितनी पहले की होने की है उतनी दूसरे की। समझ रहे हो कहने का मतलब। तो कहने का तो ये दो फैक्टर में से गैमीट के अंदर एक ही हो सकता है, चाहे कोई सा भी हो। तो ये गैमीट है, ये भी गैमीट है, इसके अंदर या तो वन फैक्टर होगा, या तो कैपिटल टी होगा, या तो स्मॉल टी होगा, आई से। समझ रहे हो। तो ये था मेंडल का बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये तो ऑब्वियस है, ये जो है इसका कोई बेसिकली एक्सेप्शन नहीं होगा। अगर ऐसा कभी हो जाए गलती से किसी के अंदर, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि एक्सेप्शन है, ये डिजीज है भाई, ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया पर फिर भी गलती से, लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, ये केओस है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था पर हो गया, इसमें हमारी गलती नहीं है, मेंडल की गलती नहीं है। ओके, दिस इज लॉ, बट एक्सेप्शन नहीं इसके। बेसिकली इसको हिंडर करके कुछ डिजीज हो सकती है, इसको हैक किया जा सकता है। तो ये दैट्स इट। तो बेसिकली आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इसकी कॉन्सेप्ट के बाद कि फाइंड आउट द गैमीट। जैसे ये दे देंगे, जैसे इनमें से बताओ गैमीट कौन सा इन चार ऑप्शंस में से। जो तो इन चारों में से गैमीट कौन सा है। अभी मेन बात यह है, गैमीट के अंदर एक कैरेक्टर के दो एलील नहीं हो सकते, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। समझ रहे हो। तो काट दो जिसमें, इसमें भी देखो एक कैरेक्टर के दो एलील हैं, इसमें भी, तो मतलब दूसरा है हमारा गैमीट, दिस इज द गैमीट। और ये पेरेंटल जीनोटाइप भी, ये कुछ भी नहीं है, ये हाइपोथेटिकल आपका है। ठीक है, पेरेंट के अंदर फिर स्मॉल आर या कैपिटल आर भी होना चाहिए था, तो ये पेरेंटल नहीं है, ये ऐसे ही है बस हाइपोथेटिकल। ये गैमीट पक्का है पर आसाम। और एक बात और बताना भूल गया, इसमें गैमीट को प्योर क्यों बोला जाता है, मतलब व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्योंकि गैमीट जो बेसिकली अभी जैसे हमने देखा, इसमें गैमीट के अंदर उस जीन के लिए एक ही वो हो सकता है, ये कोई मिक्सचर नहीं है, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये हेट्रोजीनियस होमोजीनियस ऐसा कोई मिक्सचर नहीं है, ये प्योर प्योर सब्सटेंस है भाई। ये जाके प्योर दूसरे से मिक्स होके फिर बना सकता है एक वो। ये तो प्योर हुआ ना अपने, ये तो एक एलिमेंट हुआ ना एक तरह से, समझ रहे हो। ये कंपाउंड बना सकता है जिसको ह्यूमन बोलेंगे आगे, या सेल बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, पर दिस इज प्योर, ये प्योर है। तो दिस इज व्हाट प्योरिटी ऑफ गैमेट मीन। अब इसके बाद एक तरह का सवाल था जो कि डीपीपी में दिया हुआ बेसिकली, और ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। तो ये नीट में आने की बिल्कुल इतनी प्रोबेबिलिटी है कि नीट में तुमको खाने के लिए समोसा देंगे पेपर देते वक्त, तो बिल्कुल वेरी लीस्ट प्रोबेबिलिटी, पर दे भी सकते हैं, कौन कह रहा नहीं दे सकते। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू मेल्स एंड टू फीमेल्स ऑफस्प्रिंग फॉर अ कपल क्या होगी बताओ। तो इसका फॉर्मूला है नापाक, न न आधा का आ, न
नान, नान मतलब ना, समझ रहे हो, आखिरी में नैब की बिंदु से भी आ रही है। तो नापाक, एन फैक्टोरियल हाफ की पावर एन और डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। तो इसका क्या होगा बेसिकली, एन का फैक्टोरियल, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, टोटल ऑफस्प्रिंग में चार, चार इंटू तीन इंटू दो एक। फिर पी मेल की होने की प्रोबेबिलिटी, या जो भी एक समझ रहे हो, एक जो जिस कैरेक्टर की बात हो रही है, मेल या फीमेल, एक ट्रेट की बात, तो मेल टू का फैक्टोरियल, फिर दोबारा से टू का फैक्टोरियल इंटू हाफ की पावर एन, एन यहाँ पे चार है, चार बच्चे हैं टोटल। तो 1/2 की 4 यानी कि 2 की 4 नीचे बस 16। तो ये 16, तो 6/16 आ गया अपना आंसर, यानी कि या 3/8 प्रोबेबिलिटी है, या फिर 6 आउट ऑफ 16 प्रोबेबिलिटी है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑल 4 मेल ऑफ स्प्रिंग। तो बताओ ये, तो 1/16 यह है, अगर दिमाग लगाएं तो। चारों यूनिक है, मतलब समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन बनाते वक्त हटाते हैं ना, एक एक को कम करते हैं, तो यहाँ चारों यूनिक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ये, दिमाग से हो गए तो। और जीरो का फैक्टोरियल जीरो नहीं, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, किसी चीज़ को मतलब आगे बढ़ाए नहीं, मतलब 1 नहीं रहा वो, समझ रहे हो। तो यस, 1/16। तो नापाक फॉर्मूला याद रखना। तो बेसिकली अभी इस लेक्चर में जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ है वो बिल्कुल बहुत ही बेसिक हुआ है, बिल्कुल हल्का हुआ है, वो बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में हुआ है। अगले लेक्चर में हम कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत बेसिकली क्या बोलते हैं अपनी। अब फिर जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे तो उसको हम अपनी उससे क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी से भी, सेल जो डिवीजन थ्योरी होती है, सेल साइकिल, उससे भी जोड़ के फिर देखेंगे उसको, फिर बनेगी साइंस असली। लेट्स गो।